अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक का। इंटरेस्ट है तो ही वीडियो को देखना, अदरवाइज आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। साउथ इंडियन बैंक का सबसे पहले हम करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से एनालिसिस को शुरू। तो यहाँ पे अगर होल्डिंग पैटर्न में हम देखें तो प्रमोटर यानी कि जो इसका खुद का मालिक है उसने तो सारी होल्डिंग बेच दी है। तो फिर होल्डिंग बेच दी है तो सारी की सारी होल्डिंग किसके पास है, आइए समझते हैं वो चीज। तो एफआईज है, एफआईज वो इंसान होता है जो फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं। तो 14% होल्डिंग एफआईज के पास है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो होल्डिंग उन्होंने रखा है। डीआईज की बात करें तो यहाँ पर ये लोग 7% लेके बैठे हुए, तो कुल मिला के 14 और 7 आप कह सकते हो आपका बन गया 21% के करीब माल जो है अभी भी बड़े प्लेयर्स के पास है। इसके अलावा बचते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स, तो 4% के पास माल उनके पास भी है। तो कुल मिला के आप ये कह लीजिए कि भैया 26% माल जो है बड़े प्लेयर्स ने दबा के इस स्टॉक का रखा हुआ है। बाकी बात करें भैया इसमें तो पब्लिक है जो कि नियर अराउंड 77% होल्ड करती है। लेकिन पब्लिक में भी क्या कोई बड़ा प्लेयर है, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। तो पब्लिक के अंदर दो ही बड़े प्लेयर हैं जिनके पास 4% और 2% माल है। तो आप कह लीजिए कुल मिला के इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है आप ये कह सकते हो 32% के करीब भैया बड़े प्लेयर्स का पैसा इसमें लगा हुआ है जिनको विश्वास है। बाकी सारा का सारा पैसा पब्लिक का है। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, यानी कि बड़े प्लेयर्स को इसके अंदर एक विश्वास है कि ये स्टॉक चल सकता है। बट ध्यान रखना प्रमोटर जो कि इसका ओनर है उसको विश्वास ही नहीं है, शायद इसीलिए वो सारा माल बेच के निकल चुका है। ये बात भी ध्यान रखना। देखिए यार, अगर इसके अंदर प्रमोटर होता भी ना तो प्रमोटर के बजाय बाकी जो एफआईज डीआईज होते हैं वो कितना लेके बैठते हैं, 14-15%, 17-18%। तो अभी भी तो वो उतना ही होल्ड कर रहे हैं, यानी कि उनको प्रमोटर के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो हाँ, आप ये कह सकते हो कि आप अगर एक गेम खेलते हो इसके अंदर तो नियर अराउंड आपका 32 से 33% के करीब आप कह सकते हो बड़े प्लेयर्स के अंदर आप चल रहे हो, उनके साथ पैसा निवेश करोगे। तो अब ये आपको सोचना है कि क्या आप इसमें जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे। इसके अलावा ये कंपनी क्या काम करती है या नहीं है, तो इसका टर्नओवर देखिए 65867233, अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। बात करें यहाँ पर प्रॉफिट की तो हमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला 775 करोड़ का। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, क्या कंपनी प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। देखिए जब आप बैंकिंग सेक्टर देखते हैं तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कभी प्लस होगी कभी माइनस होगी, क्योंकि इनका इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा आता है और जब सारा पैसा वापस आता है तभी हमें देखने को मिलता है। तो इससे कुछ भी एक जजमेंट नहीं पता चलेगी, लेकिन हम इसके इनकम स्टेटमेंट को जरूर देखेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि आखिर इसका पैसा बाहर कितना फंसा हुआ है। तो दोस्तों अगर ध्यान दोगे तो इसका जो ग्रॉस एनपीए है वो कम है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। बट बाकी ओवरऑल कंपनी रिजर्व बैंक के साथ अच्छा खासा इनके पास कैश होल्ड है। बैलेंस विद बैंक मनी के साथ देखोगे तो 2441 का है। इन्वेस्टमेंट में क्या देखने को मिला, इसमें हमें ये देखने को मिला, सबसे पहले हमने होल्डिंग पैटर्न को समझा जिसमें हमें ये देखने को मिला कि इसमें 32% पैसा जो है बड़े प्लेयर्स का लगा है और वो इतनी मात्रा में ही किसी स्टॉक में शायद इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, प्रमोटर नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें प्रमोटर नहीं होता है बट फिर भी स्टॉक चलता है। आईटीसी की एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। तो हमें ये सोचना कि भैया प्रमोटर, हाँ जिनका रूल है कि जो प्रमोटर के 50% के रूल के साथ चलते हैं वो चल सकते हैं, लेकिन जिनको ये जानना है कि क्या इसमें बड़े प्लेयर्स हैं या नहीं, तो जी हाँ इसमें बड़े प्लेयर्स हैं, आप उसके साथ जा सकते हो। इसके अलावा हमने नेक्स्ट देखा कि इसका एनपीए जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो आने वाले समय में अगर एनपीए को सुधारते हैं तो हमें एक बड़ा मूव बड़ी फास्ट तरीके से देखने को मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखिए। बाकी हम लोगों ने देखा इसके पास डिपॉजिट्स कितने हैं, इन्होंने कितने एडवांसेस दिए हुए हैं, आगे लोन कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट वगैरह कितनी की है, तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिली और उसके बेसिस पे हमें ये देखने को मिला कि हाँ ये एक कैश रिच बैंक है। तो हमें कोई भी इस स्टॉक में अगर दिक्कत की उसके बाद बात करें सिर्फ एक प्रमोटर को छोड़ के, एनपीए को छोड़ के, तो कुछ ज्यादा हमें नहीं देखने को मिली। ये बात ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कैश रिच बैंक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो जाने की फंडामेंटली स्ट्रांग है कंपनी, ये बात ध्यान रखना। हाँ एनपीए की थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगी। ये एनपीए अगर 3% के नीचे आता है तो हमारे लिए काफी एक पॉजिटिव संकेत होगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ये हो गई फंडामेंटली। तो फंडामेंटली इसलिए करना होता है ताकि अगर हमें एवरेज भी करनी पड़े ना नीचे के भाव पे तो हम कर सके। अगर कोई ऊपर पे फंसा हुआ है तो ध्यान रखो वो एवरेज करना चाहता है तो फंडामेंटल से आपको क्या एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हाँ भैया अच्छा खासा है, चल जाएगा आज नहीं तो कल, अगर इसमें अच्छा कुछ हुआ तो ये चल जाएगा, तो उस बेसिस पे आप एवरेज भी कर सकते हो। बात करें अब इसके टेक्निकल एनालिसिस की, तो दोस्तों एज पर टेक्निकल एनालिसिस इसमें अगर आप मुझे ये पूछते हो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट प्राइस आप किसे मानते हो, तो दोस्तों मैं मानता हूं 18.85 को सबसे बेस्ट प्राइस, सबसे एवरेज करने के लिए। अगर कोई चाहता है ना कि भैया रिवर्स होना चाहिए तो वो ये लेवल रहेगा जहां से मिलेगा। बाकी इसके नीचे जाता है तो 16.20 भी एक एवरेज पॉइंट है और उसके नीचे सबसे बेस्ट प्राइस है 10.50। बट जरूरी नहीं यहां तक जाए। मैं बिलीव मैक्सिमम जो डाउनसाइड करता हूं वो 18.85 का करता हूं, इससे ज्यादा मैं बिलीव नहीं करता हूं। बट क्रैश होगा तो फिर कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। अभी के हिसाब से अगर आप इसे वीकली बेसिस पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, ठीक है, और वो चल रहा है। आपको ऊपर से ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, इसे जरूर मार्क कर लीजिएगा। वीकली का चार्ट लगाइए कैंडल स्टिक का, तो बस इस तरह से आप इसे ड्रॉ कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, आपको जोड़ना है इसको सीधा सीधा 5 फरवरी से सीधा जोड़ दीजिएगा 26 फरवरी वाली वीक से, तो आपको ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। अभी के हिसाब से इसमें कोई बाइंग नहीं बनती है जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता। मेरे हिसाब से ये एक बार 24.65 तक आने की पूरी कोशिश करेगा और वहां पे ध्यान रखना अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमें एक बाइंग के लिए रेडी रहना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर भी अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें तब भी रेडी रहना चाहिए क्योंकि फंडामेंटली ये स्ट्रांग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना सोने पे सुहागा, अच्छा मिल जाए तो वो है। तो हमें अगर किसी को वेट करना है तो 18.85 के पास वेट करना चाहिए या फिर 24.65 के पास वेट करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट आए तो ही हमें स्टॉक को लेना चाहिए। जो लोग ऊपर ट्रैप हो चुके हैं वो क्या करें, तो देखिए आपके लिए ये लेवल है 24.65, 22.25, 18.85। ये बात ध्यान रखिए, 16.20। इन लेवल्स के पास आप एवरेज करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी कॉस्ट के ऊपर जाएगा मैं तभी एवरेज करूंगा तो वो भी एक अच्छा सिनेरियो है। बाकी अगर इसको ब्रेकआउट देके ये ऊपर की तरफ निकलता है तो देखिए पिछली बार जो इसका एक ट्रेंड हुआ करता था, सबसे पहले मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। देखो इसका ये एक ट्रेंड था पिछली बार जब ये टूटा था, देखो यहां पर हाई ये ब्रेक हुआ, उसके बाद इतनी देर से नीचे आने के बाद इसने एग्जैक्ट इसी को हिट किया और दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर ये दोबारा इसके ऊपर निकलता है तो ध्यान रखना इसके पीछे का जो एक ट्रेंड था वो ये एक ट्रेंड था जो ब्रेक हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग भैया अगर इसके एनपीए में सुधार आता है तो भैया ये रॉकेट बनता हुआ आप लोगों को देखेगा और बड़ी तेजी के साथ, ध्यान रखना 150 प्लस 160 प्लस जा सकता है। लेकिन एनपीए की जो समस्या है ना वो ठीक होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना एनपीए की समस्या नहीं ठीक होती है तो जरूरी नहीं कि ये स्टॉक नहीं चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा क्योंकि एनपीए हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो कभी ऊपर नीचे जो है वो आप लोगों का होता रहेगा। तो ध्यान रखना अभी के हिसाब से हमें इस स्टॉक के अंदर सिर्फ 10% पैसा लगाना चाहिए। वो भी क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है 24.65 का, तो ये भी हो सकता है कि ये बिना इसको टच किए पहले ही ऊपर निकल जाए। तो हमें 10% पैसा इसमें लगा लेना चाहिए क्योंकि मंथली बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा बुलिश है, ये बात ध्यान रखना। बाकी देखिए एवरेज करने के लिए तो हमें वेट करना होगा नीचे 24.65, 22, 18.85 के पास, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी ऊपर की तरफ निकला तो ध्यान रखिए ये एक चैनल पैटर्न को भी फॉलो करता हुआ जा रहा है, हो ये भी सकता है कि ये इसी चैनल पैटर्न को भी फॉलो करे और इसी चैनल पैटर्न को फॉलो करता हुआ ही आगे की तरफ जाए और आने वाले 2030 में या फिर 32 में या आप लोगों को नियर अराउंड अगर आप देखोगे इस तरह से चलता है तो फिर भी ये 60, 70, 100 रुपया इसको जाने के लिए कोई दिक्कत की बात जो है इसके अंदर नहीं आपको देखने को मिलेगी। बहुत रिटर्न देने का ये दम रखता है स्टॉक, ध्यान रखना अगर इस चैनल पैटर्न को भी इसने फॉलो किया तो तब भी आप लोगों को एक अच्छा रिटर्न जो है देने का ये दम रखता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये चैनल पैटर्न भी 2033 तक 155, 100, 150, तो यानी कि अगले 5 सालों तक आप ये जरूर कह सकते हो कि ये स्टॉक 150, 160 जाना चाहिए। देखिए अगर आप ये सोचते हैं एकदम से आ जाएगा, ऐसा नहीं, आपके पास प्लान स्ट्रेटजी पहले से रेडी होनी चाहिए। हाँ मैं यहाँ खरीदने के लिए रेडी हूँ, मुझे मिल जाए, आप यहाँ भी खरीदने के लिए रेडी रहिए क्योंकि यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो 10% अभी लेना चाहिए, बाकी 90% वेट करना चाहिए अपने लेवल्स के पास आए। 10% और खरीदो, 10% और खरीदो, 20% खरीदो, 30% खरीदो, उसके बाद बस
बस अब भैया चलना है तुझे तो चल, वरना मैं और पैसा नहीं लगाऊंगा। और ध्यान रखना कभी भी एक स्टॉक में पूरी कैपिटल नहीं लगाई जाती, कम से कम 10 से 15 स्टॉक आपकी होल्डिंग में होने चाहिए और बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट हर किसी स्टॉक में होनी चाहिए। जिसमें ज्यादा रिस्क हो उसमें थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन के साथ ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क